आपके हिस्ट्री एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। हमारे पिछले वीडियो में हमने हमारे चैप्टर 8 को कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, समाज में मौजूद सोशल इविल्स और कैसे हमारे रिफॉर्मर्स ने उन्हें समाज से निकालने की कोशिश की, हाउ डिफरेंट रिफॉर्मर्स वर्क टूवर्ड्स दैट। साथ ही साथ हमने देखे कि क्या बैकग्राउंड था कि इस रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई, किन चीज़ों की वजह से इसे एक अपहीवल मिल सका। ये सब हमने हमारे चैप्टर 8 में देख लिया। वी हैड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वाज अ कंडीशन। हम आज से शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 और ये होगा अ जनरल सर्वे ऑफ द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडियन सोसाइटी में हो रहा था। So let's learn. Chapter number 9, a general survey of socio-cultural reform movements. हम देखेंगे हमारे समाज में, हमारे कल्चर में किस तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, किन बुराइयों को समाज से निकालने की कोशिश की जा रही थी, और स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि कौन से समाज थे, कौन से ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, या हु वर द पीपल, कौन वो पर्सनालिटीज थी, रिफॉर्मर्स थे जो इसके लिए काम कर रहे थे। लेट्स बिगिन। सो सोशो-कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स, ठीक है, मूवमेंट्स एंड लीडर्स हमारा स्पेसिफिक अटेंशन होगा। सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बिगिन विद द राजा राम मोहन रॉय और उनका समाज जो उन्होंने बनाया था, जिसका नाम है ब्रह्मो समाज। सो राजा राम मोहन रॉय के बारे में ऐसा कहा जाता है, ही इज ऑफन रिगार्डेड एज इंडियाज मॉडर्न मैन, ठीक है, इंडियन रेनासांस के जो मॉडर्न मैन है या रेनासांस मैन है, वो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। इनकी अगर हम बात करें, सो ही बिलीव्ड इन द साइंटिफिक अप्रोच और वो बात करते थे ह्यूमन डिग्निटी की और समाज में बराबरी की। He also believed in monotheism. मोनोथीज्म क्या होता है? मोनोथीज्म मतलब एक गॉड में मानना, to believe in one god, that is monotheism. So ये मोनोथीज्म में बिलीव करते थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट। एक्चुअली दिस इज द ट्रांसलेटेड टाइटल, एक्चुअल में उसका नाम था तोहफतुल मोहव्वदीन। Okay, the real name was Tuhfatul Muhwadin, but to translate that in English, that is gift to monotheist. साथ ही साथ उन्होंने बंगाली में वेदास का जो है ट्रांसलेशन किया था, उपनिषद का किया था, और उनका मेन पॉइंट था ये प्रूफ करने का कि जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट है वो भी मोनोथीज्म को प्रमोट करते हैं, एंड दैट वाज हिज कन्विक्शन। हम देखते हैं कि स्लोली ही इज गोइंग टू सेट अप अ सभा, वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आत्मीय सभा, ओके, विच बेसिकली मीन्स अ सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। ओके, ये कलकत्ता में बनाएंगे और इनके आइडियल्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स मोनोथिस्टिक होंगे, एक गॉड में मानने वाले होंगे। साथ ही साथ वो कहेंगे वो आइडोलेट्री के खिलाफ होंगे। ही इज़ नॉट गोइंग टू बिलीव इन जो समाज में कास्ट में रिजिडिटी है उसके खिलाफ होंगे। साथ ही साथ वो कहेंगे कि जो रिचुअल्स, मीनिंगलेस रिचुअल्स, रस्म रिवायात है, उन्हें नहीं करना चाहिए, और वो समाज में मौजूद हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि राजा राम मोहन रॉय किस चीज़ से इंस्पायर्ड थे, व्हाट वर द थिंग्स दैट वाज मेकिंग हिम टू डू ऑल ऑफ दीज रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, सो उनका मेन जो बैकलॉग पावर था वो था रीजन एंड साइंस, एंड वो हर चीज़ को रैशनलिज्म से देखना चाहते थे। ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ही इज गोइंग टू क्वेश्चन थिंग्स। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनलिज्म है वो हर सेक्ट के लिए अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टोटली अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास के वो बिल्कुल खिलाफ थे। वो एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। इसमें वो ट्राई करेंगे कि मॉरल और फिलोसॉफिकल मैसेज जो है न्यू टेस्टामेंट से वो दे पाए। न्यू टेस्टामेंट दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाइबल। बाइबल के कई वर्जन्स हैं, तो जो न्यू टेस्टामेंट है वहाँ से वो अच्छी बातें क्रिश्चियनिटी थे जो उन्हें लगेंगी उन्हें निकालेंगे, उनकी तारीफ करेंगे
और जो जीसस की मिरेकल स्टोरीज है उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि ये करने की वजह से जो क्रिश्चियन मिशनरीज होंगी उनकी रैथ का उन्हें सामना करना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय चाहेंगे क्राइस्ट जो कि जीसस है उन्हें उनके मैसेज को भी हिंदुइज्म में लाया जाए, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को पढ़ेंगे और उनमें जो उनके मैसेजेस अच्छे लगेंगे वो लाकर हिंदुइज्म में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। वो बड़े ही क्रिएटिव थे, ही ऑलवेज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, और वो ऑर्थोडॉक्सी को, जो समाज में और रिलीजन में ऑर्थोडॉक्सी थी, उसे खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आत्मीय सभा के बाद हम देखेंगे कि 1828 के आसपास राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो सभा बनाएंगे, जो लेटर ऑन जाकर बन जाएगा द वेरी ग्रेट ब्रह्मो समाज। ठीक है, और इनका मैसेज क्या होगा? हियर दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वर्शिप और जो अडोरेशन ऑफ खुदा है, ऑफ द डीटी है, वो जो डीटी है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहने वाला है। यू कैन नॉट फाइंड इट, इट इज अनसर्चेबल, इम्यूटेबल। और वो कहेंगे कि जो लॉर्ड है, जो ईश्वर है, वो ऑथर है और प्रिजर्वर है ऑफ द यूनिवर्स का। दैट मीन्स उसने ही दुनिया बनाई है और वही सब कुछ लिखता है। और अगर हम बात करें कि ब्रह्मो समाज किस तरीके से भक्ति करने की या प्रेयर करने की बात करता था, तो दे टॉक्ड अबाउट प्रेयर्स, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप उपनिषद को पढ़ सकते हैं। इन सभी तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। दे डिड नॉट एक्सेप्टेड कि आप अपने खुदा की, लॉर्ड की इमेज बनाएं, स्टैचू बनाएं, स्कल्पचर करें, इवन कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, वो हर चीज से मना करेंगे। द ब्रह्मो समाज इज नॉट अबाउट आइडल वर्शिप एज वी हैव डिस्कस्ड। साथ ही साथ वो इन सभी फॉर्म्स को भी ना कहेंगे, और ये सब वो अपनी समाज की बिल्डिंग में होने नहीं देंगे। साथ ही साथ वो, जैसे हमने देखा कि मीनिंगलेस रिचुअल्स के भी बहुत खिलाफ होंगे। अगर हम समझने की कोशिश करें कि ब्रह्मो समाज चाहता क्या था उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा, सो दे जस्ट वांटेड टू प्योरीफाई हिंदुइज्म और समाज में मोनोथीज्म फैलाना। और वो बेसिकली दो बहुत बड़े एम्स के लिए लड़ेंगे, एंड दैट इज इफ यू ट्राई टू सी कि उनके पिलर्स क्या थे, किस बेसिस पे पूरा समाज खड़ा हुआ था, तो वो थे रीजन और वेदास एंड उपनिषद। ये उनके दो बेसिक चीजें थी जिस पर उनका समाज टिका हुआ था। जैसा मैंने कहा, वो अदर रिलीजन को भी इसमें लाने की कोशिश करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंटली दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटली अगेंस्ट सती। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ब्रह्मो समाज या राजा राम मोहन रॉय जो थे वो नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, वो सिर्फ हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाहते थे। जो बुराइयां आ गई थी समाज में उसे निकालना चाहते थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग अ न्यू रिलीजन। हाँ, लेकिन जो रॉय के आइडियाज थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, बहुत मॉडर्न थे, तो ऑफकोर्स उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना करना पड़ा ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से। जो उस समाज में मौजूद लोग थे, जो हर कोई उनकी मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनमें ही एक थे राजा राधाकांत देव, जो उनका खुले तौर पर अपोज करेंगे, और ब्रह्मो समाज की अपोजिशन में वी आर गोइंग टू सी कि एक नए समाज की स्थापना होगी जिसका नाम होगा धर्म सभा, और इनका मेन काम होगा टू काउंटर ब्रह्मो समाज प्रोपेगेंडा। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्मो समाज को कब एक धचका लगेगा, जब 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाएगी, उनका देहांत हो जाएगा, और हम देखेंगे कि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक समाज के मिशन को मिलेगा। H.C. ज़कारियस कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय और उनका जो ब्रह्मो समाज था, वो शुरुआत से ही उनका मेन मकसद था ऑल द काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स करना। वो चाहे हिंदू रिलीजन में हो, सोसाइटी में हो, पॉलिटिक्स में हो, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक मॉडर्न इंडिया के एजिटेशन होता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें कि ठीक है, ब्रह्मो समाज बनाया गया था राजा राम मोहन रॉय के जरिए, व्हाट दे बिलीव्ड इन इट, लेकिन अगर हम उसके फीचर्स को ब्रॉडली समझने की कोशिश करें, तो दे डिनाउंस्ड पॉलीथीज्म बिकॉज दे बिलीव्ड इन मोनोथीज्म। वो लोग आइडल वर्शिप के भी खिलाफ थे। वो डिवाइन अवतार्स में या इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते थे। साथ ही साथ उनका कहना था कि कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी रिलीजियस जो बुक है,
उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। वो मानते थे अल्टीमेट अथॉरिटी है आपकी रीजन की और आपकी कंसाइंस की, दैट मीन्स आपकी अक्ल की, और व्हाट यू फील अबाउट इट, दैट इज द मोस्ट अल्टीमेट अथॉरिटी। साथ ही साथ उनका, अगर हम बात करें कि ब्रह्मो समाज का क्या कहना था कर्मा थियरी के बारे में या फिर ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल के बारे में कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, सो इस पर ब्रह्मो समाज ने कुछ खासा जवाब नहीं दिया था। दे डिड नॉट हैव अ डेफिनेट आंसर, कोई पुख्ता आंसर नहीं था। यहाँ पे ब्रह्मो समाज के जो बिलीवर्स थे ये उन पर था कि वो इसके बारे में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम को अच्छा नहीं कहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें रॉय के आइडियाज के बारे में और उनके एक्टिविटीज के बारे में, तो इट एम्ड एट पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेज। वो चाहते थे कि जो आम लोग हैं उनकी पॉलिटिकली भी ऊपरी तौर पर बढ़ोतरी हो पाए, और वो किसके जरिए कर रहे थे, वो सोशल रिफॉर्म के जरिए कह सकते थे। और ऑफ कोर्स जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है ब्रह्मो समाज के, उसमें नेशनलिस्ट अंडरटोन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो बहुत वन ऑफ द अर्लीस्ट जो मूवमेंट्स होंगे वो ब्रह्मो समाज का ही होगा। अब हम समझते हैं कि आप कोशिश करें कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, उनके एफर्ट्स कैसे थे इन रिफॉर्म मूवमेंट्स के तरफ। तो हम देख सकते हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंटली सती के खिलाफ कितनी आवाज उठाएंगे, और उनकी जो एंटी सती स्ट्रगल है वो 1818 में शुरू हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टोरीज एंड सोर्सेज वी कम टू नो कि राजा राम मोहन रॉय के ब्रदर की डेथ हो जाएगी, और उनकी जो भाभी होंगी, उनकी जो सिस्टर इन लॉ होंगी, उनको सती कमिट करने के लिए फोर्स किया जाएगा। इन इट हैज बीन सेड दैट कि जब वो एक्टिविटी देखेंगे आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू रन अवे फ्रॉम द हाउस, और वो उनके जहन पर इतना गहरा इफेक्ट कर देगा कि ही इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द सती सिस्टम। वो बहुत ज्यादा सेक्रेट टेक्स्ट जो है, जो किताबें हैं रिलीजियस की, धर्म की जो पुस्तकें हैं, उसका रेफरेंस देंगे और कहेंगे कि हमारे रिलीजन में जो है किसी को भी जिंदा जलाने का, विडोज को जलाने का कोई भी परमिशन, कोई भी सैंक्शन नहीं है। ही इज गोइंग टू से कि हमें इंसानियत को देखना चाहिए, वी हैव टू थिंक अबाउट द रीजन, हमें उनके लिए बुरा लगना चाहिए, वी शुड फील फॉर देम व्हाई वी आर डूइंग दिस। साथ ही साथ हम देखेंगे बहुत ज़्यादा क्रिमेशन ग्राउंड्स पर जाएंगे, बहुत विजिलेंस ग्रुप्स के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ करेंगे। वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के सामने पिटिशन डालेंगे, जो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। वो स्ट्रगल करेंगे कि किसी भी तरीके से सती जैसी बर्बरित प्रथा को ख़त्म किया जाए। और फाइनली हम देखते हैं कि उनके जो एफर्ट्स है वो रंग लाएंगे, और 1829 में जो है सती को एज अ क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। वो बहुत बड़े विमेन राइट्स के कंपेनर भी थे। रॉय जो थे जनरल सब्जुगेशन ऑफ वुमेन और औरतों को दबाने को और उनके खिलाफ होने वाले इविल्स के बहुत बड़े अलमबरदार थे। ही इज गोइंग टू ऑलवेज अपोज ऑल द रॉन्ग थिंग्स। साथ ही साथ समाज में जो एक इंफीरियर स्टेटस औरतों को दिया जाता था उसके खिलाफ भी वो आवाज उठाएंगे। रॉय पॉलीगैमी में बिलीव नहीं करते थे। पॉलीगैमी दैट मीन अ मैन मैरिंग मल्टीपल वुमेन, सो वो इसके खिलाफ थे। साथ ही साथ वो विडो रिमैरिज की बात करेंगे, और वो राइट की बात करेंगे कि औरतों को प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में किस तरीके से राइट मिलना चाहिए। दैट मीन्स स्त्री धन के बाद भी दे आर एलिजिबल टू गेट अपने फादर की प्रॉपर्टी में से या अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में से उनका भी एक शेयर होना चाहिए। साथ ही साथ राम मोहन रॉय जो होंगे वो मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे। वो डेविड हारे जो वेरी फेमस एजुकेशनिस्ट होंगे उनके सपोर्ट करेंगे, जो कि लेटर ऑन जाके हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापित करेंगे। रॉय जो है इंग्लिश स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर की फिलॉसफी पढ़ाने के फेवर में होंगे। वोल्टेयर जो एक यूरोपियन फिलोसोफर है जो मॉडर्न आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। हम देखते हैं कि 1825 में राजा राम मोहन राव एक कॉलेज बनाएंगे जिसका नाम होगा वेदांता कॉलेज, जहां पे वो न सिर्फ इंडियन लर्निंग पढ़ाएंगे, साथ ही साथ वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेस को भी पढ़ाएंगे। दैट मीन वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे इंडो वेस्टर्न एजुकेशन को। ही ऑल्सो हेल्प टू एनरिच द बंगाली लैंग्वेज, वो जो है अपने लैंग्वेज के लिए भी बहुत काम करेंगे, और वो एक बंगाली ग्रामर बुक भी बनाएंगे जिसमें एक नया मॉडर्न प्रोज स्टाइल भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है कि जो आज का जो समाज है और जो हमारा रिलीजन है
adhered to by the Hindus, वो वेल कैलकुलेटेड नहीं है टू प्रमोट हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और वो कहेंगे कि मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समाज में चेंज लाना है, तो उसके लिए हमको हमारे रिलीजन में भी चेंज लाना पड़ेगा, और फॉर द सेक ऑफ द पॉलिटिकल एडवांटेज एंड सोशल कंफर्ट, हमारे पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए और हमारे समाज में बेहतरी करने के लिए वी नीड टू मेक चेंजेस। राजा राम मोहन रॉय के बारे में ये बात, उनके वो बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, दैट मीन्स ही न्यू सो मेनी लैंग्वेजेस एंड ही वाज वेरी गिफ्टेड ऑल्सो। अगर हम उनकी लैंग्वेजेस की बात करें तो ही ऑलमोस्ट न्यू अ डजन लैंग्वेज, जिसमें संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये सब शामिल थे। और इन सब लैंग्वेजेस की वजह से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनका जो बेस था, रेंज ऑफ स्टडी थी, वो बहुत बड़ी थी। और वो बहुत ही बोल्ड सपोर्टर थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के भी, क्योंकि हम अगर देखें कि वो पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहलाए जाते हैं। उन्होंने बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोगों को एडुकेट करने की कोशिश की, उन्हें अवेयर करने की कोशिश की, और गवर्नमेंट के सामने सभी लोगों के ग्रीवियंसेस भी रखे। वो बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, बिकॉज वो बंगाल में जो जमींदारों की बर्बरता थी, उनका ऑपरेसिव प्रैक्टिस, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो मैक्सिमम रेंट के बारे में बात करेंगे, टेनेंट्स की बात करेंगे, साथ ही साथ वो जो नो टैक्स, लैंड पर टैक्स आयद कर दिया गया था, उसे भी खत्म करने की बात करेंगे। वो जो भारत के गुड्स पर जो एक्सपोर्ट हाई ड्यूटी लगा दी गई थी और हमारी इंडियन इकोनॉमी को दबाया जा रहा था, वो उसकी भी बात करेंगे। एंड वो ट्रेडिंग राइट्स की बात करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हमसे छीने जा रहे थे। वो साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, जो हायर सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, उन्हें इंडियनाइज करने का प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही साथ ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सेपरेशन के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। वो जुडिशियल इक्वालिटी की बात करेंगे, बिकॉज एज वी नो यूरोपियन और इंडियंस के बीच में जुडिशरी में काफ़ी डिफरेंसेस थे, तो वो उसमें इक्वालिटी की बात करेंगे। और वो ट्रायल बाय ज्यूरी की भी डिमांड करेंगे। वी कैन सी कि राजा राम मोहन रॉय इज गोइंग टू टॉक ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। वो सिर्फ समाज में, फिर देन वो गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजन, देन जुडिशरी, देन इकोनॉमी, देन पॉलिटिक्स। वो एक गिफ्टेड रिफॉर्मर होंगे जो एक नया पाथ बनाएंगे आने वाले बहुत सारे इंडिया के रिफॉर्मर्स के लिए। वो बहुत इंटरनेशनलिस्ट थे, उनका जो विजन था वो अपने वक्त से बहुत आगे था। एंड वो बात करेंगे ब्रदरहुड की, कोऑपरेशन की, सभी नेशंस में, दुनिया में एकजुटता, एकता की बात करेंगे। वो यूनिवर्सल कैरेक्टर को समझेंगे। ही इज गोइंग टू ऑल अबाउट लिबर्टी, समाज में इक्वालिटी, साथ ही साथ जस्टिस। और वो एक मॉडर्न एज के मैन थे। वो दुनिया में होने वाले अलग अलग हिस्सों के बहुत सारे रेवोल्यूशंस को भी सपोर्ट करेंगे, जैसे रेवोल्यूशन ऑफ नेपल्स, स्पेनिश अमेरिका में जो रेवोल्यूशंस होते रहेंगे, और साथ ही साथ जो ऑपरेशन आयरलैंड में होगा, वो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम अगर बात करें, रॉय हैड डेविड हारे, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती, ये सब उनके एसोसिएट्स थे। देयर कुड बी अ क्वेश्चन, और इट हैज बीन कम वंस, कि कौन थे एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सो ऑल दीज नेम्स कम इनटू दैट। लेकिन हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद समाज की जो मिशन को एक धक्का लगा था, तो हमें समझने की कोशिश होगी कि उनके बाद इस समाज को किसने आगे बढ़ाया। सो वो होंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, और वो ब्रह्म समाज के लिए काम करेंगे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि फादर होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न थॉट्स के अमालगमेशन का। वो दोनों को जोड़कर जो बनता है, और वो एक नई जिंदगी देंगे ब्रह्म समाज को, और वो शेप देंगे इसके थीस्ट मूवमेंट को। हम देखते हैं कि टैगोर जो है, ब्रह्म समाज को लीड करने से पहले उनकी एक सभा होगी जिसका नाम होगा तत्व बोधिनी सभा, जो 1839 में वो बनाएंगे। और उनका एक ऑर्गन होगा जो उसके लिए काम करेगा, लिखेगा, पब्लिश करेगा, तत्व बोधिनी पत्रिका, जो कि बंगाली जबान में होगी। और ये जो है सिस्टमैटिक स्टडी करने की कोशिश करेंगे भारत के इतिहास को, भारत के इतिहास को एक रैशनल आउटलुक के जरिए, एक रीजन के जरिए, रैशनलिज्म का उसमें यूज करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मेंबरशिप जो बढ़ती जाएगी ब्रह्म समाज की, और जो है बहुत सारी अलग अलग एसोसिएशंस इसमें जुड़ने लगेंगी। जो एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होगा तत्व बोधिनी सभा का और ब्रह्मो समाज का।
लेकिन ग्रेजुअली जो ब्रह्मो समाज है वो प्रोमिनेंट फॉलोअर्स जो है राम मोहन रॉय के, उसके साथ साथ और लोग भी इससे जुड़ते जाएंगे, जैसे कि डेरोजियंस। डेरोजियंस कौन है? तो हेनरी विवियन डेरोजियन नाम के एक रेडिकल प्रोफेसर होंगे जो बहुत ही मॉडर्न होंगे अपने आउटलुक के, तो उनके जो फॉलोअर्स होंगे उन्हें डेरोजियंस कहा जाएगा। देन बहुत सारे इंडिपेंडेंट थिंकर्स भी जो है जो इस मूवमेंट से जुड़ते जाएंगे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अश्विनी कुमार दत्ता, ये सब जो है और लोग होंगे जो इस समाज के मूवमेंट के साथ जुड़ते चले जाएंगे। अगर हम टैगोर की बात करें तो वो दो फ्रंट पर काम करेंगे। विद इन हिंदुइज्म द ब्रह्म समाज वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो ब्रह्म समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तौर पर काम करता था। आउटसाइड वो जो है इट रेजोल्यूटली अपोज द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म और उनके अटेम्प्ट्स ऑफ कन्वर्जन को। तो अगर हम हिंदू समाज में बात करें तो वो रिफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन अगर हम आउटसाइड से देखें तो क्रिश्चियन मिशनरीज के एफर्ट्स को और उनके कन्वर्जन पॉलिसीज को कंडेम करेंगे। ये जो समाज होगा, जो रिवाइटलिस्ट समाज होगा, वो विडो रिमैरिज की बात करेगा। दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। वो पॉलीगैमी के खिलाफ होंगे। साथ ही साथ जो रैयत होंगे, जो हमारे गरीब किसान होंगे, ये उनकी बेहतरी की बात करेंगे, उनकी कंडीशंस की बात करेंगे। ये तो हमने देख लिया टैगोर कैसे ब्रह्मो समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ वक्त बाद हम देखेंगे कि जो लीडरशिप है स्लोली स्लोली वहां से आने लगेगी किसके हाथ में? केशव चंद्र सेन के हाथ में। हम देखते हैं कि जो एक अलग फेज ये समाज को देखने मिलेगा अंडर केशव चंद्र सेन। ये जो है आचार्य बना दिए गए थे। किन के जरिए? देवेंद्रनाथ टैगोर के ही जरिए इन्हें आचार्य बनाया गया था। और जो केशव होंगे वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेंगे इस मूवमेंट को, इसकी ब्रांचेस को बंगाल से बाहर ले जाने के लिए। हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय बंगाल में बनाएंगे। देन देवेंद्रनाथ टैगोर की भी जो फेज होगा वो मोर और लेस बंगाल में ही होगा, लेकिन वो होंगे केशव चंद्र सेन जो ये ऑल इंडिया मूवमेंट बनाएंगे। हम देखेंगे कि यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और बहुत सारे अलग अलग भारत के टाउन्स में जो है ये समाज फैल जाएगा। लेकिन जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो पसंद नहीं करेंगे केशव चंद्र सेन के हर आइडियाज को, हर मूवमेंट को, बिकॉज उन्हें ऐसा लगेगा कि दीज आर टू रेडिकल। ठीक है, और जो कॉस्मोपोलिटाइजेशन है केशव चंद्र सेन की वो समाज को पसंद नहीं आएगी। देवेंद्रनाथ टैगोर आर गोइंग टू अपोज इट। और स्लोली स्लोली हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जो है डिसमिस कर दिए जाते हैं। जो उन्हें आचार्य का ऑफिस दिया गया था उससे उन्हें निकाल दिया जाता है 1865 में। अब हम देखेंगे कि जो केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स होंगे वो एक ब्रह्मो समाज की अलग ब्रांच बनाएंगे, एक नया ब्रह्मो समाज बनाने की कोशिश करेंगे। वो क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज होगा वो कहलाएगा आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज होगा इट्स गोइंग टू कॉल्ड एज आदि ब्रह्मो समाज। हम देखते हैं कि केशव जो सेन होंगे inexpressible act of getting his 13-year-old daughter married. See, we know that ब्रह्मो समाज बात करता है विमेन अपलिफ्टमेंट की, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन की, सभी सोशल लेवल्स के खिलाफ। लेकिन केशव चंद्र सेन जो होंगे अपनी 13 साल की बेटी की शादी करवा देंगे एक माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कूच बिहार से, और ये वो करेंगे पूरे ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स के साथ, जिसकी वजह से जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो नाराज हो जाएंगे और एक और हमें टुकड़े होते हुए नजर आएंगे ब्रह्मो समाज के। ब्रह्मो समाज जो था केशव चंद्र सेन का वो कहलाया जाता था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। लेकिन हम देखेंगे कि उनकी इस एक्टिविटी की वजह से उनके फॉलोअर्स उन्हें डिसलाइक करने लगेंगे और उन्हें कहा जाएगा कि वी आर नॉट गोइंग टू बी विथ यू, और एक और नया समाज ब्रह्मो समाज में से ही निकलेगा और ये कहलाएगा साधारण ब्रह्मो समाज। सी, देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या कहला रहा था? आदि ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन का पहला था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। लेकिन जब केशव चंद्र सेन की उस एक्टिविटी के बाद उनके फॉलोअर्स उनसे अलग होंगे तो बनाएंगे साधारण ब्रह्मो समाज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू रिमेंबर कि क्या सीक्वेंस है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी। अब जो साधारण ब्रह्मो समाज था ये किसके जरिए शुरू किया गया? तो इसके जो लीडर थे, द लीडरशिप इज गोइंग टू बी विद आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देन, उमेश चंद्र दत्ता। ये जो होंगे लीडरशिप को संभालेंगे।
ये बात करेंगे ब्रह्मो डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ इन सुप्रीम बीइंग, एक खुदा की बात करेंगे, मोनोथीज्म को अपलिफ्ट करेंगे, नो स्क्रिप्चर जो है इनफेलिएबल है, हर कोई रीजन से ऊपर नहीं है, और साथ ही साथ ये अपनी ट्रूथ और मोरालिटी की भी बात करेंगे। देखते ही देखते ब्रह्मो सेंटर्स जो हैं अलग अलग एरियाज में खुलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मद्रास में, देन आप पंजाब में भी देखेंगे कि इसके सेंटर्स खुलते जाएंगे, और इवेंचुअली जो दयाल सिंह होंगे लाहौर में एक कॉलेज की भी 1910 में स्थापना करेंगे। हमने देखा कि ब्रह्मो समाज कैसे शुरू हुआ, कैसे उसकी लीडरशिप आगे बढ़ी, कैसे उसमें टुकड़े हुए, और अ लॉट ऑफ 3 डिफरेंट एटलीस्ट वी हैव सीन ब्रह्मो समाज, उसकी क्रोनोलॉजी समझी। लेकिन क्या सिग्निफिकेंस था इस समाज का? इसने सोशल रिफॉर्म्स किए, इसने जो समाज में जो डॉगमास थे और जो अंधविश्वास था उसे खत्म करने की कोशिश की, उसे अटैक किया। उसने समाज में मौजूद प्रेजुडिस के खिलाफ आवाज उठाई। वो साथ ही साथ बात करेंगे औरतों के स्टेटस के बारे में समाज में, वो सती के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वो पर्दा सिस्टम को गलत ठहराएंगे, वो चाइल्ड मैरिज से वो डिस्करेज करेंगे, दे आर गोइंग टू बी अगेंस्ट पॉलीगैमी, वो विडो रिमैरिज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वो एजुकेशनल फैसिलिटीज को समाज में और प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मण समाज जो है कास्टिज्म के भी खिलाफ होगा, दे आर गोइंग टू अटैक इट, समाज से अनटचेबिलिटी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट एविल्स ऑफ द सोसाइटी जो है ब्रह्मो समाज इन सभी पर अटैक करेंगे। दे आर गोइंग टू वर्क टायरलेसली कि ये एविल समाज से निकल पाए। लेकिन जो इन्फ्लुएंस है ब्रह्मो समाज का, हाउएवर डिड नॉट गो मच बियॉन्ड कैलकाटा। हमने देखा कि बंगाल में शुरू हुआ, कलकत्ता बंगाल तक ही सीमित रहा। ऑल तो हमने देखा कि कैसे केशव चंद्र सेन के जरिए एक ऑल इंडिया उससे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बनाए गए। लेकिन अगर हम बात करें उसके इफेक्ट की, और जो अथॉरिटी थी, और जो उसका रिपरकशंस था, मोस्ट स्पेसिफिकली हमें बंगाल तक ही देखने को मिला, और जो उसके इफेक्ट थे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। ऑल दो ये एक शुरुआत थी एक नए दौर की। इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, सभाज आएंगी, रेवोल्यूशनरीज रिफॉर्मर्स आएंगे, जो अपनी इंस्पिरेशन लेंगे ब्रह्मो समाज से और समाज में बेहतरी का काम करेंगे।